हेलो स्टूडेंट। जैसा मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि अभी बजट हमारा चल रहा है। आज बजट हमारा पार्ट 2 चलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 12th और गवर्नमेंट बजट हम लोग कर रहे थे। गवर्नमेंट बजट पार्ट 2 है आज वीडियो का, पार्ट 2। बस ये है कि जो भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आज इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 से ये बेनिफिट मिलेगा कि एक सीक्वेंस में आपको वो सारी जो कंटेंट्स हैं वो मिल जाएगी और आपके जो भी क्वेरीज होंगे उसमें शॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ एक सीक्वेंस से बना रहा हूँ, ये नहीं कि कोई भी टॉपिक कहीं से उठा के मैं दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में दे रहा हूँ। इसलिए आप लोग इसका बेनिफिट उठाइए और इसका पार्ट 1 जरूर देखिए। अब रही बात की जो लास्ट वीडियो थी, उसमें मैंने आपको एक बजट ट्री बताया था, जिसमें कि 2 पार्ट्स मैंने यहाँ छोटा सा मैं आपको वैसे बता देता हूं कि जैसे मैंने बताया था आपको कि गवर्नमेंट बजट में 2 पार्ट्स मैंने किया था। एक में रिसिप्ट और दूसरा एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में 2 पार्ट्स किया था, रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स एंड नॉन टैक्स, और फिर टैक्स को मैंने बताया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये हो गए। और उसी तरह से एक्सपेंडिचर में भी आपके 2 होंगे, रिवेन्यू एंड कैपिटल। ये मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब गवर्नमेंट बजट मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम चलते हैं कि रिसिप्ट क्या है। एक तरह से रिसिप्ट जो गवर्नमेंट के होते हैं उसके कई सारे सोर्स होते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट इज रिवेन्यू क्या है, मेन सोर्स है। वैसे रिसिप्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि रिवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है और कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है। तो आज हम समझते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है। तो सबसे पहले देखें हम रिवेन्यू रिसिप्ट में आप देखोगे कि रिवेन्यू रिसिप्ट क्या कहता है। रिवेन्यू रिसिप्ट कहता है कि इट्स द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच नाइदर create any liabilities, और ये तो हो गया पहला, और दूसरा इसका हो गया nor reduces any assets। क्या देखा आपने कि रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया कि रिवेन्यू रिसिप्ट में 2 चीजें। इसका जो डेफिनेशंस आप लिखोगे, डेफिनेशंस में आप लिखेंगे कि रिवेन्यू रिसिप्ट मींस रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटीज नॉर रिड्यूसेस एन एसेट्स। क्लियर? यानी वो रिसिप्ट है जिससे कि गवर्नमेंट के ऊपर ना तो कोई लायबिलिटीज आता है और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट्स कम होता है। यानी ये पैसा ना तो गवर्नमेंट कोई अपनी एसेट्स को बेच के पैसा लाती है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि इट्स द रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटीज। यानी गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता कि जो पैसा वो रिसीव की है एज ए रिवेन्यू उसको उसे वापस करना है, या जिसने भी ये दिया है उसके लिए गवर्नमेंट को कोई इंडिविजुअली उसी के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करना, या वो रिडीमेबल नहीं होता। तो क्या समझा आपने कि ये वो रिवेन्यू रिसिप्ट वो चीज है जिससे ना तो लायबिलिटीज
क्रिएट होता है गवर्नमेंट के ऊपर, ना जनरेट भी कह सकते हो आप, कि ना तो लायबिलिटीज जनरेट हो रहा है और ना ही गवर्नमेंट का एसेट्स कम हो रहा है। तो समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आप देखो कि मैंने टैक्स और नॉन टैक्स लिया है। यदि मैं इसको ले लूं टैक्स, टैक्स और नॉन टैक्स, नॉन टैक्स, ये दो तरह के सोर्स हैं गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू रिसिप्ट्स के। यानी मेन सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यदि रिवेन्यू का मेन सोर्स देखें तो वो टैक्स के थ्रू होता है। नॉन टैक्स से उतना पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं आता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि टैक्स में क्या हो गया, दो पार्ट्स हो गया, डायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, ऐसा टैक्स बर्डन जिसको कि हम शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि लायबिलिटीज जो आपके ऊपर टैक्स का है उसको आप दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये वो टैक्स हैं कि जिसके ऊपर ये टैक्स लगाई जाती है उन्हीं को पे करना होता है, इसलिए ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स। समझ गए। अब आप देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें कि बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे आप इनडायरेक्ट टैक्स आज के टाइम में क्या है, जीएसटी, क्या है, जीएसटी। इसमें आप कोई भी सर्विस लेते हो या फिर कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको जीएसटी लगता है, जीएसटी देना होता है। तो देते आप हो और उस जीएसटी को कलेक्ट कौन करता है, डीलर यानी कि शॉपकीपर। बायर पे करता है और फर्दर गवर्नमेंट को पे कौन करता है, जो सेलर है, क्योंकि सेलर कलेक्ट करता है उस टैक्स को। यानी जो टैक्स सेल के अगेंस्ट में उसके ऊपर लगा वो बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट हो गया। यानी कि जो बायर है उससे ले लिया गया टैक्स और फिर जो सेलर है उसको कलेक्ट करता है और फिर गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो यानी इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन को शिफ्ट किया गया, बर्डन को शिफ्ट किया गया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इसका एक और है कि आप जैसे अपने घर में एक पेज लीजिए और एक तरफ डायरेक्ट और एक तरफ इनडायरेक्ट, उसमें आप सोचिए अपने सराउंडिंग्स में कि जितने भी तरह के टैक्सेस लगते हैं उसका एक कॉलम बनाइए कि डायरेक्ट टैक्स कितने हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कितने हैं। तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको ये सारी चीजें आपको याद रहेगा। तो एक काम आप ये कर सकते हो, इसको आप अपना होमवर्क समझ सकते हो। अब आ जाइए आप नॉन टैक्स। नॉन टैक्स रिवेन्यू वो होता है, इसमें भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। गवर्नमेंट को ये पैसा वापस नहीं करना है, लेकिन है क्या कि ये पैसा टैक्स के थ्रू नहीं आता है। जैसे कि गवर्नमेंट का पैसा क्या हो सकता है, जैसे पहला हम ले लेते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। अब मान लीजिए कोई फर्म है गवर्नमेंट की, उसने यदि कुछ अर्न किया तो उससे जो प्रॉफिट आएगा वो गवर्नमेंट का है, तो वो गवर्नमेंट उसको रिटर्न करने के लिए उसके ऊपर किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरी तरफ डिविडेंड, अब कंपनी यदि गवर्नमेंट की है या फिर गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी कंपनी में है, तो जितना इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के पास शेयर होगा उस कंपनी का, तो उस शेयर पे जो कुछ भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी वो प्रॉफिट उस शेयर के प्रोपोर्शनेट उसको डिविडेंड इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो डिविडेंड क्या है, इट्स द पार्ट्स ऑफ द प्रॉफिट विच डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर गवर्नमेंट है उस कंपनी का, तो उसको भी डिविडेंड मिलेगा। इसका बहुत सारे कंपनी हैं जो ज्वाइंट वेंचर में चलते हैं, उसमें गवर्नमेंट का भी शेयरिंग होता है और जो प्राइवेट सेक्टर है या प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो भी उसमें लगाते हैं। तो इस तरह से ऐसे कंपनियों में जो डिविडेंड आएगा यानी जो कुछ भी प्रॉफिट होगा उसमें जो गवर्नमेंट के हिस्से के डिविडेंड गवर्नमेंट को पे होगा
वो डिविडेंड हो गया, जिसके लिए गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटीज जनरेट या क्रिएट नहीं होता है। तो आपने देखा प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड हो गया। या दूसरा आप ले सकते हो फीस एंड फाइन्स। फीस एंड फाइन्स, अब आप देखिए कि यदि किसी चीज के लिए फीस की जरूरत है, जैसे कि आपने कोई रजिस्ट्रेशन कराया, या आपने मान लो कि आप एक ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हो, या कोई आप अदर तरह के लाइसेंस लेना चाहते हो, तो उसमें एक फीस क्या होता है, फिक्स होता है, जो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो उस केस में वो जो फीस है वो भी रिवेन्यू रिसिप्ट है गवर्नमेंट के लिए। कोई डाउट? और फाइन आपने यदि गलत किया तो आपके ऊपर जो फाइन होगा, जैसे आप स्कूटर चलाते हो, बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, आप रेड लाइट क्रॉस कर जाओगे या ड्राइविंग आप गलत तरह से करोगे, तो उसके ऊपर आपको क्या होगा, फाइन लगेगी। तो वो फाइन भी गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू है। और भी चीजें हैं गवर्नमेंट के पास, जैसे कि मान लीजिए स्पेशल असेसमेंट होता है, उस केस में भी उसको भी नॉन टैक्स ग्रुप में लिया जाता है। स्पेशल असेसमेंट में स्पेशली होता क्या है कि अब कोई ऐसा एरिया जहां की गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण वहां डेवलपमेंट वर्क होता है, जिससे उस एरिया का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वहां पे लैंड बढ़ जाता है, लैंड की प्राइस बढ़ जाती है, या वहां पे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बढ़ जाती है, जिससे उस एरिया में रहने वाले लोगों की अर्निंग बढ़ जाती है। तो उस पे भी गवर्नमेंट एक लमसम अमाउंट चार्ज कर सकती है और करती भी है। तो आपने देखा कि प्रॉफिट या डिविडेंड, फीस, फाइन्स, ये नॉन टैक्स है। ये जो टैक्स है इसको हम कंपलसरी पेमेंट भी कहते हैं। इट इज अ मैंडेटरी। यदि आप कोई सामान बेचते हो, आप सेलर हो, तो उस पे आपको टैक्स गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। और वो टैक्स आप कहां से कलेक्ट करोगे, तो बायर से। इसलिए इसको कंपलसरी पेमेंट कहते हैं। ये भी कंपलसरी तब है जब आप इस तरह की सर्विसेज करते हो, जैसे फीस एंड फाइन्स कंपलसरी होगा। आप लाइसेंस लोगे तो फीस लगेगी, आपने कोई गलत किया तो आपको फाइन लग सकती है। और गवर्नमेंट के शेयर हैं कंपनी में, तो उस केस में, या गवर्नमेंट की कंपनी है तो उसमें आपको प्रॉफिट और डिविडेंड होगा। यहां भी मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक होमवर्क दे दूं। आप एटलीस्ट 5-6 कंपनीज ऐसे लिस्ट बनाइए जिसमें कि आपको पता हो कि ये कंपनी प्योरली गवर्नमेंट कंपनी है, या ये कंपनी ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स का, या एक ऐसा भी लिस्ट बनाइए जिसमें कि सारी प्राइवेट कंपनी हो, लिमिटेड जितनी भी कंपनियां हो, उनका एक लिस्ट बनाइए। तो ये 5-5, 10-10 कंपनियों का आप लिस्ट बनाइए, तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ ही क्या बेनिफिट होगा, आपको याद रहेगा। जैसे मैं ही अभी आपसे पूछूं कि भाई कि कोई ऐसा कंपनी बताइए जिसको कि बैकबोन ऑफ इंडिया कहा जाता है, गवर्नमेंट कंपनी। नेम ऑफ गवर्नमेंट कंपनी विच इज नोन एज बैकबोन ऑफ इंडिया। यदि ऐसी कंपनी बंद हो जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है उसको बहुत लॉसेज होंगे। इसको लर्न रखने के लिए आप देख लो, जरा सा हिंट कर देता हूं मैं आपको। जैसे आप देखिए भेल, गेल, रेल, सेल। भेल क्या हो गया, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो भेल हो गया। उसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। गेल क्या हो गया, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। सेल क्या हो गया, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। और रेल क्या हो गया, रेलवे अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनियां हैं और ये अच्छी प्रॉफिट कमा रही है और हमारे कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत, यानी जीडीपी में इनका अच्छा पार्टिसिपेशन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कंपनी काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे कंट्री को हेल्प करती है। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है कि नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटीज नॉर रिड्यूसेस एन एसेट्स। क्लियर?
तो अब हम लोग कैपिटल रिसिप्ट करेंगे। कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बताता हूं मैं आपको। अब हम करेंगे कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो, रिसिप्ट जैसा मैंने आपसे कहा कि रिसिप्ट में हमारा क्या हो गया कि रिसिप्ट हमारे दो तरह के हो गए, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो अब रिवेन्यू रिसिप्ट तो मैंने आपको बता दिया, अब आ जाइए आप कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट होता है, इट्स द रिसिप्ट्स विच आइदर क्रिएट liabilities or reduces an assets। तो अब आप देखो कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या हो गया कि कैपिटल रिसिप्ट्स वो हो गया जिससे कि या तो लायबिलिटीज बढ़ेगी भाई, और या फिर हमारा एसेट्स होगा। जैसे कि गवर्नमेंट यदि कहीं से बोरोइंग करती है तो बोरोइंग करने में क्या होता है, उसके लायबिलिटीज बढ़ेंगी, यानी वो बोरोइंग का पैसा उसको वापस देना होगा। और उसी तरह से क्या हो सकता है कि उस पे उसको इंटरेस्ट देना होगा। गवर्नमेंट हमारी इंटरेस्ट रिसीव भी करती है और पे भी करती है। तो इसमें क्या हो गया कि आइदर क्रिएट द लायबिलिटीज और रिड्यूसेस एन एसेट्स। यदि वो मान लीजिए कि रिसिप्ट है, यानी गवर्नमेंट ले रही है, बोरोइंग है हमारे लिए बोरोइंग क्या हो गया, लायबिलिटीज है। या एसेट्स रिड्यूस, यानी जिसको कि आप डिसइन्वेस्टमेंट कह सकते हो कि डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट अपनी कोई प्रॉपर्टी या शेयर गवर्नमेंट बेचती है तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। यानी इस केस में गवर्नमेंट अपना पैसा इकोनॉमी से बाहर निकालती है, मार्केट से बाहर निकालती है और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उसको यूज करती है। तो वो हो गया हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या हो गया कि आइदर क्रिएट लायबिलिटीज, या तो लायबिलिटीज को क्रिएट कर रहा है, आपके लायबिलिटीज को बढ़ा रहा है, और या फिर आपके लायबिलिटीज को एसेट्स को कम कर रहा है, आपके एसेट्स को कम कर रहा है। इसका एग्जांपल में आप ले लो। एग्जांपल में जैसे कि आप देख लीजिए बोरोइंग यदि गवर्नमेंट कहीं से किसी कंट्री से, या बोरोइंग कैसा हो सकता है, तो इसको हम कह सकते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल या एक्सटर्नल, दोनों तरह से बोरोइंग हो सकता है। इंटरनल क्या हो गया कि जो डोमेस्टिक एरिया है हमारा, वहां से जैसे पब्लिक बोरोइंग करती है गवर्नमेंट, लोगों से लेती है, तो उसको आप इंटरनल कह सकते हो। एक्सटर्नल होता है कि आउटसाइड ऑफ द कंट्री से यदि फंड को अरेंज कर रही है तो उसको आप एक्सटर्नल कह सकते हो। तो बोरोइंग दो तरह से गवर्नमेंट करती है। उसके अलावा गवर्नमेंट जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट में कई सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे अपनी एसेट्स को गवर्नमेंट सेल आउट करती है। अपनी एसेट्स क्या है, गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स हैं वो भी उसकी एसेट्स है। तो या तो शेयर अपनी कंपनी की बेच देती है सरकार, या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट कर देती है। कई आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि जैसे मॉडर्न ब्रेड था या नालको था, बाल्को जैसी कंपनी थी, ये सारी कंपनियों में को बेच दिया गया, गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया, यानी उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। और दूसरी तरफ आपके नजर में होगा जैसे कि बैंक है हमारे यहाँ, जैसे पीएनबी है, एसबीआई है, ये सारे बैंक जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक थे, यहाँ भी गवर्नमेंट ने अपने कुछ प्रोपोर्शनेट जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग, उसको जनरल पब्लिक के लिए बेच दिया, यानी उसको भी आप डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसलिए आप देखते हो कि शेयर मार्केट में पीएनबी के शेयर बिकते हैं या एसबीआई के शेयर बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? क्योंकि वो पोर्शन जो गवर्नमेंट ने बेच दिया वो हम वहां खरीद सकते हैं। तो वो उसके थ्रू जो फंड आया गवर्नमेंट के पास उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे, यानी गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो गए।
डिसइन्वेस्टमेंट जैसा मैंने आपको बता दिया कि डिसइन्वेस्टमेंट क्यों की सरकार, क्यों की गवर्नमेंट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से एक एग्जांपल ले लीजिए आप कि आपका बोरोइंग हो गया और डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। तो इस तरह से ये आपका कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन भी करा देता हूं, फिर नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ बजट होगा हमारा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। अब देखिए आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है, यानी कि जो गवर्नमेंट के रिसिप्ट हो गए और एक्सपेंडिचर हो गए, इसमें भी दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया भाई? यदि आपसे पूछा जाता है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो जैसा रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में हमने देखा वैसे ही हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है। इसमें पहला केस होगा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर विच नाइदर reduces any liabilities दूसरा nor reduces nor increase any assets। यानी ये वो एक्सपेंडिचर होगा जिसमें कि ना तो गवर्नमेंट के लायबिलिटीज कम होते हैं, यानी कि ये पे बैक नहीं करती, कम होते हैं, और ना ही एसेट्स जनरेट होता है। खर्चे तो हैं, जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है कि नॉर्मली हम देखेंगे कि या तो हमारा लायबिलिटीज कम होना चाहिए, या हम कोई चीज खरीद लेते हैं तो हमारी एसेट्स बढ़नी चाहिए। तो ये एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जो ना तो गवर्नमेंट के लायबिलिटीज को कम करता है और ना ही एसेट्स को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए, एग्जाम्पल इसका देखो आप, एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जैसे डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट डे टू डे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, लाइक जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपने एम्प्लॉय को सैलरी देगी, जो वेरियस टाइप्स के कंजम्पशन है गवर्नमेंट के वो गवर्नमेंट करेगी। तो ये सारा एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट के लायबिलिटीज कम नहीं हो रहे, ना ही उससे एसेट्स बढ़ रहे हैं। या फिर दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हो आप, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग। गवर्नमेंट ने उधार ले रखा है, यानी लोन ले रखा है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यानी ये खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट पे करने से गवर्नमेंट के लायबिलिटीज कम नहीं हो रहे, ना ही एसेट्स गवर्नमेंट के बढ़ रहे हैं। सॉरी। तो इस तरह से आप देखो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर, जिसमें कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, इसको याद रखना बहुत इजी है। बिल्कुल आप इसको 2 पॉइंट्स में याद कीजिए कि ना तो ये लायबिलिटीज को कम करेगा, ना ही एसेट्स को बढ़ाएगा। उसके बाद आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, वहां पे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल होंगे किसके, इस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के, उसका 5-6 आप एक लिस्ट बनाइए और उसको नोट डाउन कीजिए। तो वो जब भी आपके एग्जाम होंगे तो उसमें आपको याद रहेगा। तो ये एक चीज है। ये सारे आज फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क करिए, ठीक है। तो नाइदर रिड्यूस एनी लायबिलिटीज नॉर इंक्रीजेस एन एसेट्स, तो आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी समझ लिया। अब हम करेंगे क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब करते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा भाई,
ये भी बहुत इजी है। यदि आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर समझना भी बहुत ही इजी है। अब कैसे हम समझेंगे, तो कैपिटल इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या हो गया कि आइदर रिड्यूसेस liabilities or increase and assets। तो बिल्कुल क्लियर, इसको भी समझना, पॉइंट्स में आप लोग याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि या तो ये लायबिलिटीज को कम करेगा या फिर आपके एसेट्स को बढ़ाएगा। यानी कि आप देख लो लायबिलिटीज को कैसे रिड्यूस करेगा, यानी आपने जो बोरोइंग करे उसको आपने पे बैक कर दिया। ठीक है, तो बोरोइंग पहला हो गया कि बोरोइंग पेड आपने कर दिया, या दूसरा हो सकता है जैसे कि आपने परचेज ऑफ एसेट्स। इसको कई तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है कि जैसे डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू में स्पेशली आता है डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, या प्लान्ड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो गया कि आइदर रिड्यूसेस लायबिलिटीज और इंक्रीज इन एसेट्स। तो मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए, जैसे बोरोइंग पेड, हमने मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट ने कहीं से उधार लिया यानी लोन लिया, बोरोइंग करी मनी, और उस बोरोइंग मनी को वापस कर दिया, तो क्या हो गया कि एक्सपेंडिचर है ये। एक तो हमारी लायबिलिटीज क्या थी, हमारे ऊपर लोन था, तो लोन हमारा कम हो गया यानी लायबिलिटीज हमारी कम हो गई। या गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया कोई एसेट्स, या कोई डेवलपमेंट वर्क कर रही है, फ्लाईओवर, ये सारी चीजें बना रही है, तो उस पे जो एक्सपेंडिचर होगा उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो एसेट्स क्रिएट हो रहा है, एसेट्स जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से ये हो गया आपका या एक्सपेंडिचर। और भी आपके लिए ये होमवर्क, यहां भी मैं होमवर्क दिए जा रहा हूं आपको कि आप यहां भी लिस्ट बनाइए, एटलीस्ट 5, 6, 7 ऐसे लिस्ट बनाइए ऐसे एक्सपेंडिचर के गवर्नमेंट के, जिससे कि गवर्नमेंट के जो लायबिलिटीज हैं वो कम हो रहे हों और एक्सपेंडिचर से एसेट्स इंक्रीज हो रहे हों। ऐसा आप लिस्ट बनाइए, 5-5 हेडिंग्स में ये आप बनाइए, और फिर इसका बेनिफिट यही, जैसा मैंने कहा, आपको लर्न रखना इजी हो जाएगा। तो आज हमने ये पूरी की पूरी ये वाली पोर्शंस हमने कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ बजट कराएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी अभी तो पार्ट 2 है, पार्ट 3 में वो मैं आपको बता दूंगा, यानी पार्ट 3 में बजट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें जितना भी मैंने आपको होमवर्क दिया है आई थिंक कि आप लोग करोगे, और जो कुछ भी कमेंट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमें अच्छा लगेगा कि जो भी क्वेरीज हैं वो आप उसमें बताएं, मैं आपका प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है और जो बेल आइकन है उसको पुश नहीं किया है, तो ऐसे बच्चे जरूर करें, क्योंकि इससे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी आने वाली है वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।